Hello friends, I am Jyoti and I welcome you all to my YouTube channel. So friends, if you are new to my channel, then please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming bank notifications and other informations. So let's start the video. So friends, आज के इस वीडियो में हम एक important topic डिस्कस करने जा रहे हैं, how to increase speeds in quants for bank examinations. So friends, बहुत सारे हम लोगों ने मॉक लगा लिए, बहुत सारे टेस्ट दिए, बहुत कुछ किया, पर मार्क्स नहीं इंक्रीज़ नहीं हुआ क्वांट सेक्शंस में। और अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशंस दे रहे हो, स्पेशली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस, तो फ्रेंड्स वहाँ पे स्पीड बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, या फिर वो क्वांट सेक्शन हो या रीजनिंग सेक्शन। सो हम आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि क्वांट सेक्शन में हम अपने स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करें और कैसा एक डिसेंट स्कोर ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बैंक के एग्जामिनेशन में क्वांट सेक्शन के कैलकुलेशन 3 चीज़ पर निर्भर करता है: स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये तीनों कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो फ्रेंड्स, अगर बैंकिंग के एग्जामिनेशंस, स्पेशली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस की बात करें, तो वहाँ पे स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि क्वांट्स का सेक्शन में 35 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और 20 मिनट्स टाइम होता है। इन 20 मिनट्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स करने होते हैं, क्योंकि अगर हम कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स नहीं लाते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो हमें कैलकुलेशंस के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें कैलकुलेशन के लिए अपने स्पीड को फोकस करना चाहिए, उसके साथ ही एक्यूरेसी पर। अगर हम अपना स्पीड ठीक रखते हैं बट हमारे पास एक्यूरेसी नहीं है, तो वो कैलकुलेशंस हमारे लिए एग्ज़ाम में बहुत ही महंगा साबित होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें कैलकुलेशंस के लिए कुछ टेक्निक्स और कुछ टिप्स अपनाने होंगे, तभी जाकर हमारा क्वांट सेक्शन पे स्पीड इंक्रीज़ होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें क्या करना है? टेबल्स याद करने होंगे। हाँ फ्रेंड्स, पहले स्कूल में जब हम टेबल्स याद करते थे, उसी तरह हमें बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए टेबल्स याद करने ही होंगे। इट सीम्स लाइक फ़नी बट इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। खासकर आप SBI क्लैरिकल एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हैं, या कोई भी क्लैरिकल या PO बेस्ड एग्जामिनेशन, उसमें आपको 10 नंबर का पूछता ही है सिंप्लीफिकेशन, या PO में जा रहे हैं तो अप्रोक्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टेबल अगर अच्छे से याद होगा 1 to 20 या 1 to 30, तो कैलकुलेशन करने में बहुत ही ज़्यादा आपको फ्रूटफुल होगा। इसके लिए आपको क्या करना है? एक पेपर, वाइट शीट पेपर ले लीजिए या A4 शीट पेपर, और जहाँ पे आपका रूम है या आप स्टडी टेबल जहाँ पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे आप इसे चिपका दीजिए और हर दिन सुबह और शाम एक बार उसे रीड कर लीजिए। ऐसा क्या होगा कि ऐसा हर दिन हम करेंगे तो क्या होगा, हमें एक हैबिट हो जाएगा और हम टेबल अच्छे से याद कर पाएंगे। और यही टेबल हमें सिंप्लीफिकेशंस में और अप्रोक्सीमेशन में, ये सब बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला काम है टेबल याद करना। टेबल को आप किसी पेपर पे लिख के याद करते रहें हर दिन। अगर आप पर डे एक टेबल भी याद करेंगे तो आपके एग्ज़ाम तक बहुत सारे टेबल आप कंप्लीट कर सकते हैं, बट हमें ज़्यादा नहीं करना है, हमें 1 to 30 टेबल्स थॉरोली याद कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है? 1 to 30 तक का स्क्वायर, 1 to 30 तक का स्क्वायर साथ में लर्न करना होगा। जैसे अगर हमें कभी कोई पूछे कि 25 का स्क्वायर क्या है, तो 625 हमें ऐसे याद करना है कि हमें कोई जैसे भी पूछे हम झट से उसका जवाब दे दें, ना कि कैलकुलेशन करने बैठ जाए 25 into 25 करके। तो हमें स्क्वायर भी याद करना है। ये भी आपको क्या करना है? अपना A4 शीट पेपर ले लेना है, और टेबल, एक साइड स्क्वायर और एक साइड क्यूब, इन तीनों को सुबह शाम कम से कम आप 5 मिनट भी देते हैं तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। और यही फ्रेंड, ट्रस्ट मी गाइज, यही आपके आगे चलकर स्पीड गेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में स्क्वायर बेस्ड कैलकुलेशन दे दिया रहता है
और इसमें कई स्टूडेंट फंस जाते हैं, लंबे लंबे स्क्वायर रूट दिए रहते हैं और हमें स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता। तो हमें ये सब पहले से लर्न कर लेना है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में 20 मिनट्स में हम कम से कम समय में इसे सॉल्व कर लें। उसके बाद फ्रेंड्स आता है मल्टीप्लाई अप टू 20। मल्टीप्लाई अप टू 20 मतलब आपको अगर कोई पूछे कि 18 इंटू 6 क्या होता है तो आपको आपके टंग पे होना चाहिए 108। इस तरह आपको याद करना है। 15 इंटू 8 क्या होता है, तो इस तरह आपको मल्टीप्लिकेशन आपको मेंटल कैलकुलेशन करना होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है परसेंटेज टू फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये जो ट्रिक है फ्रेंड्स, ये टिप्स है, हमें हमेशा याद करना चाहिए क्योंकि आगे चलकर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शंस में ये बहुत रोल इम्पॉर्टेंट करता है। अगर आप DI बनाने जा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि 1/5 = 20% होता है, तो आप आगे चलकर DI कैलकुलेशन में फंस सकते हैं और आपका बहुत ही टाइम लूज़ हो सकता है इसमें। तो DI के लिए आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन में भी ये बहुत यूज़फुल होता है। तो हमें पर डे 5 या 10 परसेंटेज सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये भी रिमेंबर साथ में करते रहना है। उसके बाद फ्रेंड्स ये सारा आपको लर्न पर डे 5 to 10 मिनट्स करते रहने के बाद आपको क्या करना है, वॉच वीडियोस हाउ टू फाइंड स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। फ्रेंड्स सिंप्लीफिकेशन में अब तो ये बैंकिंग एग्जामिनेशंस में इस तरह तो नहीं होगा कि आपको 25 + 25 इस तरह का कैलकुलेशन कोई दे दे। आपको कॉलम्स, आपका सिंप्लीफिकेशन बेस्ड होता है किस पे, स्क्वायर रूट पे, क्यूब रूट पे, सॉरी फ्रेंड, क्यूब पे, स्क्वायर्स पे। तो बहुत सारा आपको मेंटल कैलकुलेशंस करना होगा। तो आपको पहले से क्या करना होगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब कैसे फाइंड करते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट, तो आप सीख सकते हैं। और आपको ये सीख के जाना ही हो, पहले से ही जाना चाहिए, क्योंकि आपको ये अगर नहीं सीखेंगे तो आप एग्जामिनेशन हॉल में सिंप्लीफिकेशन में ही उलझ के रह जाएंगे। बाकी आपका DI और अर्थमेटिक सेक्शन गया काम से, तो हो गया सिलेक्शन। तो आपको ये बेसिक बातें सीखनी है, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें अक्सर इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि सिंप्लीफिकेशन तो हमें आता है, बचपन से सीख क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो हमें आगे चल के करने की ज़रूरत नहीं, और हम डायरेक्ट मॉक सेट लगा देते हैं। और मॉक सेट जब हम लगाते हैं तो हमारे मार्क्स 10, 20 इतने ही आते हैं। 35 नंबर का आपका मैथ क्वांट सेक्शन रहेगा और आप 15 बना के आते हैं, तो सिलेक्शन कैसे होगा फ्रेंड्स। तो जब आपका बेसिक ही नहीं क्लियर होगा तो आप सिलेक्शन के लिए बहुत पीछे रह जाएंगे आम लोगों से। अगर कोई भी आप टॉपर का स्ट्रेटजी देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन लोगों का सबसे पहला यही काम, अपना कुछ भी अगर क्वांट्स के बारे में अगर स्ट्रेटजी शेयर करेंगे तो उन लोगों का सबसे पहला काम होगा कि अपना सबसे पहले अपने बेसिक को मजबूत करो। अपने जो भी स्कूल टाइम में क्वांट सेक्शन में पढ़ा है, बैंकिंग सेक्शन में हमेशा वही पूछता है। इधर आप डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करो तो वो DI होता क्या है, सिंपली आपका रहता है क्या, अर्थमेटिक सब्जेक्ट पे, परसेंटेज पे, जिसको परसेंटेज पे कमांड होगा उसको DI पे कमांड होगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, मेंस का जो DI होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, अर्थमेटिक पे होता है। आपने अगर 10th तक का, हाई स्कूल तक का सारा मैथ्स अगर अच्छे से थॉरोली किया होगा तो आप क्वांट सेक्शन पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी। तो हमें यही करना है, सबसे पहले अपने बेसिक को ब्रशअप करना है, सब कुछ क्लियर करके रखना है। ये नहीं कि हम डायरेक्ट अपने मॉक सेट पे कंप्लीट करने लगे और मॉक सेट में न मार्क्स आए और डीमोटिवेट हो जाए, उसके बाद छोड़ दे। तो ये हमें नहीं करना है। सबसे पहले हम अपना बेसिक मजबूत करना है, इन सब चीज़ को पहले कर लेना है, उसके बाद मॉक सेट लगाना है। और आप हर दिन मॉक सेट लगाएंगे और ये सब करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, खासकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपका जब ये सारा क्लियर हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन अगर आपको याद हो, तो उसके बाद आपको करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस उठाना है। ठीक है फ्रेंड, और सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस में हमें पर डे 10 to 15 एक आप स्टॉप वॉच ले लीजिए और टाइम सेट कर लीजिए। उसके बाद अपना सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस पे करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप देखिएगा कि वैसे क्वेश्चंस जो आपको ईज़िली बन जाते हैं और कुछ वैसे क्वेश्चंस
जिनमें आप फंस जाते हैं बड़े बड़े स्क्वायर रूट पे, क्यूब रूट पे, तो वो आप ये सब ट्रिप अपनाने पर बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। और जो भी आपका टाइम जब बचेगा वो आप अपना DI सेक्शन पे और अर्थमेटिक सेक्शन पे लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट आते हैं सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ हमें करना क्या है। तो अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है या तो कलर का प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस हो या मेंस हो, तो नंबर सीरीज़ आना ही आना है। रिसेंट एग्जामिनेशन ट्रेंड में क्या हो रहा है, नंबर सीरीज़ में भी 2 टाइप्स के नंबर सीरीज़ को पूछा जा रहा है, एक रॉन्ग और एक मिसिंग। आपको क्या करना है कि हर दिन 10-10 रॉन्ग और मिसिंग सीरीज़ करते रहना है, ताकि पर डे भी आप 10-10 करें तो 30 दिन में 300 का आपका कलेक्शन हो जाए। और ये इनफ है फ्रेंड्स। अगर आप 300 का कलेक्शन करते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग सीरीज, साथ में 10 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको हर क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आ जाएगा। और ये आसानी होगा कि जब आप एग्ज़ाम में कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जिस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें ये पैटर्न से सॉल्व करने से ये जल्दी आ जाता है। तो हमें पर डे अपने रूटीन में शामिल करना ही है। आइदर आपका PO प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस हो या क्लरिकल एग्जामिनेशंस हो, तो इन सभी में आपको ये फ़ायदा होगा। मेंस की बात में तो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेंस में क्या होता है कि हमारे पास इनफ टाइम होता है और मेंस के क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। आपको लंबे लंबे बहुत सारे पैराग्राफ मिल जाएंगे, 4 या 5, जिसको मैंने थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको क्या है इसमें कि आपको समझ खोजता है, इसमें आपको वो स्पीड का हड़बड़ी नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम इनफ होता है हमें सॉल्व करने के लिए। और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टिपिकल टाइप के होंगे। इसमें आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको रीडिंग, मैं हमेशा कहती हूँ रीडिंग कीजिए। रीडिंग इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स में भी काम आते हैं, खासकर बैंकिंग एग्जामिनेशंस में। आइदर आपको अर्थमेटिक सॉल्व करना हो या तो फिर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करना हो, इवन इंग्लिश में आपको RC सॉल्व करना हो, जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप नहीं होगा। और जब अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप नहीं होगा तो आप बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो कि मेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपको अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करना है, ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। मैथ्स के प्रॉब्लम, डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रॉब्लम। डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रॉब्लम उतने हार्ड नहीं होते जितना हम समझते हैं, क्योंकि अगर आप देखिएगा कोई कॉम्प्लेक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन उठा लीजिएगा तो उसको आप एक बार रीड करेंगे, 2 बार रीड करेंगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत ईजी है, सिर्फ समझने का खेल रहता है, बाकी क्वेश्चन ईजी रहता है। तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को, मेंटल कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। देन आफ्टर फ्रेंड्स, ये तो रहा आपका सिंप्लीफिकेशंस, अप्रॉक्सीमेशंस, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। आपने इतना स्कोर कर लिया तो मैक्सिमम आपका 15 मार्क्स तो आ ही जाएगा। उसके बाद आपको DI के लिए, DI 10 नंबर का आता है, तो पर डे आप अपना DI सॉल्व कीजिए। डेटा इंटरप्रिटेशन में हर टाइप का आपको DI सॉल्व करना है। आप टेबल DI सॉल्व कर सकते हैं, बार ग्राफ, लाइन, पाई चार्ट, हर आपको DI को क्या करना है, फेमिलियर होना है। और हर दिन कम से कम 2 DI सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड खुलेगा कि एक दिन आपको ऐसा नहीं करना है कि टेबल, बार ग्राफ सब कुछ लेके बैठ गए। नहीं, एक पहले हमें क्या करना है, एक पैटर्न सॉल्व करना है। उसके बाद अगर इस तरह आप करते रहेंगे 5-5 पैटर्न, तो आपका एग्ज़ाम से पहले 100 क्वेश्चंस हर पैटर्न पे हो जाएगा। 100 टेबल DI, 100 बार ग्राफ, इतना काफ़ी इनफ होता है। इतना आप हर वैरायटी का करेंगे तो प्रीलिम्स के साथ साथ आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा, और क्लरिकल के साथ साथ आप अदर एग्जामिनेशंस भी क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अर्थमेटिक सेक्शंस और ये सिंप्लीफिकेशंस के सेक्शंस, अपने बेसिक को पूरा पकड़ बनाना है। और अभी इनफ टाइम है फ्रेंड्स, अभी नोटिफिकेशंस आने वाले दिनों में जल्दी आएगा, तो आपको क्या करना है, अभी से ही, अगर नहीं स्टार्ट किया तो अभी से ही स्टार्ट करना है। और ये इन छोटी छोटी बातों को कोई बताएगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल सब ये सोचते हैं कि ये सब बेसिक बातें बताने का क्या इन सबको पता होगा, पर यही बेसिक बातें हमारे एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि हर एक मार्क्स स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
हम 0.25 0.5 मार्क्स से रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्पीड, हमें जब हम एग्ज़ाम देने लगते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, काश हमसे इतना बन पाता, काश हम 5 क्वेश्चन और बना लेते तो सिलेक्शन हो जाता। तो ये क्या होता है, हमें स्पीड, हमारा स्पीड कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास बेसिक का नॉलेज नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले इन चीज़ पर वर्क करना होगा। अपना जब बेसिक स्ट्रांग होगा तो हमारा क्वांट्स में स्पीड बढ़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इन सभी के साथ साथ आपको अर्थमेटिक प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। अर्थमेटिक प्रॉब्लम में आप परसेंटेज पे जाइए, उसके फॉर्मूलों को पहले रिमेंबर कीजिए, उसके बाद उसको अप्लाई कीजिए अपने अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स में। तो देखिएगा कि पर डे आप 5 भी सॉल्व करते हैं ना, तो आपको हर चैप्टर पे एक पकड़ हो जाएगी। और यही पकड़ जब हो जाएगी तो आप अपना मेंस लेवल का DI भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको शॉर्ट में मैं यही कहूँगी कि आपको इन बेसिक चीज़ पे हर डे पर डे अपने शेड्यूल में इंक्लूड करना ही करना है। आइदर कोई भी नोटिफिकेशंस आए नहीं आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्ज़ाम है तो होगा ही। कोई भी एग्ज़ाम आप हमेशा रहेगा ही, हमेशा होगा ही। और हम नोटिफिकेशन का वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तो हम अपना बेसिक क्लियर करेंगे, तब आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। नोटिफिकेशन आने के जस्ट आपका 20 to 25 डेज़ में एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी हो जाएगा। उसके बाद आपका 10 दिन में जब रिज़ल्ट आएगा तो 10 दिन इनफ बचा रहेगा। उसके बाद आपका मेंस हो जाएगा। उसके बाद आप करते रहोगे अर्थमेटिक, DI और ये सिंप्लीफिकेशन, और आपका रिज़ल्ट ऐसे रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें ये गलती नहीं करना है। हमें अपने स्पीड को और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए आज से ही स्टार्ट कर देना है। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ कर लें, बिगनर्स जो, स्पेशली अगर बिगनर्स जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। तो अगर आप सब कुछ ये सब हर डे अपने शेड्यूल में इंक्लूड करेंगे, उसके बाद आप मॉक सेट जब सॉल्व करने लगेंगे तो आप देखिएगा कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छे मार्क्स से सुधार आएगा। और आपको कभी लगेगा भी नहीं कि मेरा क्वांट्स वीक था। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारी मेंटेलिटी होती है किसी भी चीज़ के लिए कि हम पहले से डर पाल लेते हैं। हर किसी के साथ होता है। तो फ्रेंड्स, हमें इस डर को हटाना है। छोटी छोटी शुरुआत करनी है ताकि हम बड़े गोल की तरफ आगे बढ़ सके। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो था, अपने कैलकुलेशंस को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशंस और अपडेट्स आपको मिल सके। सो होप फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए। So thanks for watching the video and God bless you all. Thank you.